लगभग 300 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ यहां जमा है। सभी धूप में एक मैदान में बैठे हैं। सारा सामान छोटे छोटे बैग्स में बंधा है। ये मैदान चेक पोस्ट के पास है। कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर दूर और बांग्लादेश बॉर्डर के भी पास है। ये लोग रविवार से यहाँ लगातार आ रहे हैं। उन्होंने सुना है कि हाकिमपुर बॉर्डर आउटपोस्ट से बांग्लादेश जाना मुमकिन है। पास में ही एक चाय की दुकान है। वहां टिन शेड के नीचे पुलिस अधिकारी लोगों के नाम और बांग्लादेश के पते डायरी में लिख रहे हैं। ज्यादातर लोगों के पास भारत के वैध कागजात नहीं हैं, पर ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्हें बांग्लादेशी साबित करते हैं। एसआईआर अभियान खत्म हो चुका है। विधानसभा चुनाव में भाजपा जीत चुकी है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने अपनी पहचानो, हटाओ और निकालो नीति के तहत डिटेंशन कैंप खुलवाने शुरू कर दिए हैं। हाकिमपुर में जमा लोगों का कहना है कि अब यहाँ रुकना खतरनाक है। उनका कहना है कि वो पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से घुसे थे और अब वापस जाना चाहते हैं। 26 मई को बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ जाने वाले लोगों का जिक्र करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगी। इस बीच मालदा और मुर्शिदाबाद में खुले 2 डिटेंशन सेंटर्स में लोगों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। खुकमनी बीबी का कहना है कि वो बांग्लादेश के सतकेरा जिले की रहने वाली है। पिछले 5 साल से कोलकाता के पास न्यू टाउन इलाके में रह रही थी। खुकमनी कहती हैं, मेरे पति कूड़ा उठाने का काम करते थे और मैं घरों में काम करती थी। कुछ दिन पहले हमारे मकान मालिक ने हमें जाने के लिए कहा। फिर हमने सुना कि डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं, इसलिए हमने सब कुछ छोड़कर अपने देश बांग्लादेश लौटने का फैसला किया। मेरे 4 बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ रहे थे। अब हमें सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। बांग्लादेश जाने वालों की इस भीड़ में 4 लोग ऐसे हैं जो केरल में मजदूरी करते थे। उनमें से एक है 30 साल का फहीम मलिदा। वो 8 महीने पहले अवैध तरीके से भारत में घुसा। कैसे घुसा ये भी बताया। बोला, सब कुछ बांग्लादेश में एक दलाल द्वारा तय किया गया। नाव से हमने दोपहर लगभग 12 बजे जलंगी इलाके में एक सूखी नदी पार की। फिर मुर्शिदाबाद में घुसे। हमें बताया गया कि उस समय बीएसएफ के गार्ड बदलते हैं। दलाल ने हर इंसान से 7,000 रुपए लिए थे। मलिदा का कहना है कि वो लगभग तुरंत ही बस से केरल के लिए निकल गया। वहां राजमिस्त्री का काम किया। एक दिन के काम के लिए 1,000 रुपए मिलते थे और एक वक्त का खाना भी। वो आमतौर पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करता था। मलिदा जैसी कहानी शाहजहां खान की भी है। उसने बताया, बांग्लादेश में हमें एक दिन के काम के लिए 500 टका यानी लगभग 390 रुपए मिलते थे और हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही काम मिलता था। खान और मलिदा के साथ बॉर्डर पार करने वाले 30 साल के मोतलेब हुसैन का भी बयान सुनिए। उसे पहली बार चुनाव के दौरान सवालों का सामना करना पड़ा। केरल में बंगाल के साथ ही मतदान हुआ। हुसैन ने बताया, मकान मालिक हमसे आधार कार्ड मांग रहे थे, वो हमारे पास था नहीं, इसलिए हमने वापस लौटने का फैसला किया। एक भारतीय दलाल हमें ट्रेन से केरल से संतरागाछी स्टेशन लाया, फिर इस चेक पोस्ट पर लाया और अचानक चला गया। हम सब ने उसे 10-10 हजार रुपए दिए थे। अगर हम बांग्लादेश में घुस भी जाते हैं तो हम नहीं जानते कि क्या होगा और हम अपने घर कैसे लौटेंगे। 15 साल पहले भारत आया था। कोलकाता के उल्टा डांगा की एक झुग्गी में रहता था। उसका कहना है, मेरी पत्नी और मैं कूड़ा उठाने का काम करते थे, लेकिन 3 दिन पहले पुलिस और कुछ लोगों ने हमारी झुग्गियों को तोड़ा और तब हमने यहाँ से जाने का फैसला किया। सादिक को बताया गया कि वो हकीमपुर चेक पोस्ट से पार जा सकता है। उसने कहा, एसआईआर के दौरान हमारे कुछ पड़ोसियों ने इसी रास्ते का इस्तेमाल किया। हमने सुना है कि पुलिस हमारा पीछा करेगी और हमें डिटेंशन सेंटर में डालेगी। हम अपने बच्चों के साथ इस उत्पीड़न से नहीं गुजरना चाहते, डरे हुए हैं। सादिक बांग्लादेश के सतखेरा जिले का रहने वाला है। 45 साल की अलिया बीबी और उसके 50 साल के पति अब्दुल हसन का बयान सुनिए। वो कहता है कि वो और उनके 2 बच्चे पिछले 15 साल से न्यू टाउन में रह रहे थे। अलिया ने कहा, मेरे पति वैन रिक्शा चलाते थे, मैं घरों में काम करती थी। एसआईआर के दौरान हम यहाँ से नहीं गए। हालांकि हमारे पास वोटर कार्ड या आधार कार्ड नहीं है, लेकिन अब एक नई सरकार है और मैंने सुना है कि वो हमें डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। हमारे मकान मालिक ने भी कहा कि हम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ बसने के बाद बच्चों के साथ वापस जाना आसान नहीं है, पर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। चेक पोस्ट के पास चाय की दुकान चलाने वाले वरुण दास का कहना है कि एसआईआर के दौरान उन्होंने इस इलाके से बांग्लादेशियों को वापस जाते देखा था और अब इस रविवार से ये सिलसिला फिर शुरू हो गया। बीएसएफ के जवानों ने क्या किया, सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी है। वो वहां से गुजरने वाले वाहनों, ई रिक्शा, कारों और मोटरसाइकिलों की सावधानी पूर्वक जांच कर रहे हैं। भारी पुलिस बल भी नजर रखे हैं। इससे पहले वैध कागजात और पासपोर्ट वाले बहुत कम लोग इस चौकी से बांग्लादेश जाते थे, लेकिन पिछले साल नवंबर में एसआईआर के दौरान पहली बार ये स्थिति बदली और सैकड़ों लोगों ने यहां से सीमा पार की। नाम न छापने की शर्त पर बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि हर किसी की बायोमेट्रिक जांच की जा रही है।
यदि अपराध या आतंक का कोई शक होता है तो पुलिस को सौंपा जाता है। अर्धसैनिक बल अब तक सीमा पार करने वाले लोगों की संख्या को लेकर कुछ स्पष्ट रूप से कहने से बच रहे हैं। एक वरिष्ठ बीएसएफ ऑफिसर ने कहा कि हम सही डॉक्यूमेंटेशन, बायोमेट्रिक और जांच के बाद लोगों को जाने दे रहे हैं। उनके पास वैध भारतीय कागजात नहीं है, लेकिन वो बांग्लादेश में अपने मकान के कागजात दिखा रहे हैं। हाकिमपुर में जब हम लोग गए आज, वहां देखा गया था कि रास्ते के दोनों तरफ में बोरिया बिस्तर लेके मर्द, औरत, बच्चे लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि कब बीएसएफ अलाउ कर देगा उनको कि हम लोग बॉर्डर के उस पार चले जाएं। अब रुख करते हैं बंगाल से दिल्ली का, क्योंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी इस समस्या से निपटने के लिए एक और अहम फैसला किया है। केंद्र सरकार ने 26 मई को गृह मंत्रालय के तहत एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। इसका नाम है HLCDC यानी हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक चेंजेस का आसान सा अर्थ है आबादी में आ रहे बदलाव। इस कमेटी को मुख्यतः 3 काम दिए गए हैं: आबादी देश भर में हो रहे अजीब और अस्वाभाविक बदलावों की जांच, वैज्ञानिक तरीके बदलावों के स्वरूप, कारणों और नतीजों का अध्ययन, और सरकार को इस मामले में जरूरी नीतिगत, प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाने की सलाह देना। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा बाकी मेंबर्स के नाम सुनिए। देश के जनगणना आयुक्त यानी सेंसस कमिश्नर इस वक्त मृत्युंजय कुमार है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, पुलिस रिसर्च हेडक्वार्टर के पूर्व प्रमुख बालाजी श्रीवास्तव, मशहूर अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि। इसके अलावा गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये कमेटी लोकल स्तर पर पंचायतों और नगर निगमों, सुरक्षा एजेंसियों, सामाजिक संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों से भी सलाह ले सकती है। जरूरत पड़ने पर यह कमेटी दूसरे एक्सपर्ट्स या एजेंसियों को भी इसमें शामिल कर सकती है। कमेटी के गठन का ऐलान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, घुसपैठ और दूसरे कारणों से आबादी में होने वाले अस्वाभाविक बदलाव किसी भी देश के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब आपकी बारी है दर्शकों की। आपको क्या लगता है, घुसपैठियों की शिनाख्त किस तरह से की जानी चाहिए? सरकार को कितने अधिकार मिलने चाहिए? कानूनी प्रक्रिया में किस तरह के बदलाव होने चाहिए? अपनी राय से हमें जरूर अवगत करवाएं। पक्ष की, विपक्ष की, दाएं की, बाएं की, सब तरह की खबरें बिना दाएं बाएं किए सीधे ढंग से, सरल ढंग से, विश्लेषण युक्त ढंग से आप तक पहुंच रही है अपनी पूरी शिद्दत के साथ, तो हमारे साथ जुड़िए। अगर आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर या यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको लग रहा है कि ये एक जरूरी खबर है, जरूरी वीडियो है, तो अपनी राय से तो अवगत कराएं ही, इसे अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ साझा भी जरूर करें।